हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने ही चैनल में। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको ईवीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुछ आपको करा दिए थे और जो बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं सेकंड वीडियो में लेके आई हूँ, यानी कि यह वीडियो का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट में चेक करें या फिर आप हमारे वीडियोज़ में जाकर पार्ट फर्स्ट ईवीएस के देख सकते हैं। बचे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं इसमें सॉल्व कराऊंगी। देखिए, एनसीईआरटी से ही हमारे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हमको कोई भी पब्लिकेशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि पब्लिकेशन में दिए हुए आंसर गलत हो सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं वह सब मैं कवर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया था। आज मैं आपको चींटियों के बारे में बताती हूँ। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं, यानी गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघ कर उनके पीछे वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में और क्रमबद्ध चलती हैं, यानी कि जो चींटियां होती हैं वो अपने पीछे एक गंध छोड़ती हुई चलती हैं, जिससे उनके पीछे लाइन से क्रमबद्ध चींटियां आती रहती हैं। फिर है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है यह शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है और ये अपनी मादा को उसके गंध से ही पहचान, जैसे एक गाना है कौन सा, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, तो वैसे ही रेशम का कीड़ा जो है वो अपनी मादा के गंध से ही पहचान लेता है। फिर कुत्ते के बारे में दिया था। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते की पहचानने में आसानी मिलती है। सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि वह उसके इलाके से में बाहर का कुत्ता आया था। फिर है पक्षियों से जुड़े कुछ रोचक तत्व। पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए पक्षियाँ एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती हैं। जो पक्षियों के आँख होते हैं वो सिर के दोनों तरफ होते हैं। ज़्यादातर पक्षी की आँखें की पुतली नहीं घूम सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखती हैं। चील, बाज और गीत जैसी पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख लेती हैं। जो पक्षियों की आंखें होती हैं वो घूमती नहीं है, जैसे हमारी पुतलियाँ घूमती रहती हैं, तो उनकी पुतलियाँ जो है वो घूमती नहीं है, इसलिए वो अपने गर्दन को घुमाकर अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। आप देखते होंगे कि पक्षियाँ जो है वो अपने गर्दन को लगातार घुमाती रहती हैं, तो वह अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए अपने गर्दन को घुमाती हैं। और कौन सी पक्षी है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं? तो चील, बाज, चील, बाज और गिद्ध। यहाँ पर गीत लिखा है, सॉरी, यहाँ पर गीत की जगह रहेगा गिद्ध। वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकती हैं। फिर दिया है रात में जागने वाले जानवर या पक्षी हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। जैसे कि उल्लू हो गया, तो यह इसको केवल काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है, उसके अलावा और कुछ कलर नहीं दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों को यह संदेश पहुंच जाता है कि उन पर कोई मुसीबत आने वाला है या कोई खतरा आने वाला है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह के आवाज़ निकालते हैं, यानी पक्षी और लंगूर जो है ये अपने पास आते हुए खतरे को जब देख लेता है तो वह अपने अलग एक खास तरह के आवाज़ से अपने दोस्तों को, अपने और साथियों को इन्फॉर्म कर देता है कि कोई खतरा है। इसी तरह पक्षियाँ भी अलग अलग आवाज़ निकालकर खतरे से सचेत करती रहती हैं। फिर देखिए सांप के बारे में दिया है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को सुनते हैं। जैसा कहा जाता है, मूवी में दिखाया है कि बीन की आवाज़ सुनकर सांप आ गया, तो सांप के कान नहीं होते हैं, बल्कि वह कंपन को फील करता है। जब बीन बजती है उसके कंपन को सांप फील करता है और उससे वह पास आ जाता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप हैं, जिसका नाम नाग, करेत, दुबैया और अफाई है। भारत में कौन कौन से 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? नाग, करेत, दुबैया और अफाई।
सीरम, सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है, और सीरम जो दवा है यह भी सांपों के जहर से ही बनाया जाता है, और यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फिर दिया है मछलियों के बारे में। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी देती हैं। मछलियाँ कैसे जानकारी देती हैं? तो बिजली की तरंगों से जानकारी देती हैं। फिर सथाल, सथाल हर बार सीटेट के पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सथाल के बारे में कुछ ना कुछ जरूर देता है। तो सथाल जो है वो भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन वह भालू नहीं होता है। इसका केवल देखने में भालू जैसा लगेगा, लेकिन यह भालू नहीं होता है। सथाल दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है, यानी कि दिन में वह 17 घंटे सोता है, वो भी पेड़ों से उल्टे लटक कर। और सथाल सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। सथाल जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, और 40 वर्ष में अपने जीवन में वह केवल 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी कि वह 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं और केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, और दिन के 17 घंटे वो सोते हैं। तो खाते क्या है? जिस पेड़ से वो सोते हैं, जिस पेड़ पर वो रहते हैं, उन्हीं की पत्तियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर है बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख पाते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने की हुई आवाज़ में अंतर भांप लेते हैं, यानी अगर हवा से पत्ते हिल रहे हैं और कोई शिकार झाड़ियों में छुपा उससे पत्ते हिल रहे हैं, तो बाघ जो है उन दोनों के बीच में अंतर कर लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमा करते हैं। फिर है शिकारी पौधा नेफेंथीस। नेफेंथीस एक प्रकार का शिकारी प्लांट है, या पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यानी पिचर प्लांट यानी कि घड़े के नुमा आकार होता है इसका, इसलिए इसे पिचर प्लांट कहा जाता है। और इसका जो नाम है इंग्लिश में से नेफेंथीस कहा जाता है। नेफेंथीस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। नेफेंथीस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। एक बार पेपर में पूछा गया था कि नेफेंथीस का जो पौधा वो भारत में पाया जाता है कि नहीं, तो हाँ, भारत के मेघालय राज्य में नेफेंथीस का पौधा पाया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े के जैसा होता है और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिससे वह कीड़े मकोड़े अंदर की तरफ आते हैं और उसमें फंस जाते हैं। जैसे इसके जो आकार है वह एक घड़े के नुमा होती है। रुकिए 1 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट ये है, इसका जो पत्तियां हैं यह ऊपर ढक्कन की तरह खुला है और यहाँ से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर इसके अंदर जाते हैं और यह अपनी पत्ती को बंद कर लेती है। कि अपनी पत्ती जब इसमें कीड़े मकोड़े जाते हैं तो यह अपनी पत्ती को ऐसे बंद कर लेती है और उन्हें खा लेती है, या मेढक को भी खा लेती है। यह पौधा बहुत ही खतरनाक होता है और यह भारत के मेघालय में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। फिर देखिए दिया हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई, तो कौन सी सब्जी किस देश से आई उसके बारे में देखना है। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया। हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आया, तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू यह दक्षिण अमेरिका से आया। फिर दिया है, 1 मिनट, हाँ, यह कहाँ से आया, दक्षिण अमेरिका से आया। फिर दिया है जिसे पुर्तगाली देश के व्यापारियों ने लाया, तो अमेरिका से इसे लाया कौन, तो इसे पुर्तगालियों ने लाया, अमेरिका से पुर्तगालियों ने लाया। फिर भिंडी तथा कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से आया। कहाँ से आया, अफ्रीका से आया। कहाँ से आया, अफ्रीका से आया। फिर दिया है गोभी तथा टमाटर हमारे देश में कहाँ से आया, तो यूरोप से आया। गोभी और टमाटर कहाँ से आया, यूरोप से आया। गोभी और टमाटर यूरोप से आया। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आया, भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आया। और टमाटर, हरी मिर्च और आलू कहाँ से आया, तो यह दक्षिण अमेरिका से आया। दक्षिण अमेरिका से टमाटर, हरी मिर्च और आलू आया। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आया और गोभी और टमाटर कहाँ से आया, यूरोप से आया। फिर देखिए एक साइंटिस्ट है अल्बरूनी। अल्बरूनी एक कह सकते हैं इतिहासकार हैं। अल्बरूनी हज़ारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत आया। अल्बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं। अल्बरूनी को यहाँ के तालाब बहुत पसंद आए थे और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं
अल बुरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप में लिखा। यह सारी बात 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अल बुरूनी के जन्म से 1000 साल बाद मिला था। अल बुरूनी ने यहाँ के तालाब की बहुत विस्तृत व्याख्या की थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो तालाब बनाते हैं और उसके किनारे बड़े बड़े पत्थर लगाते हैं और लोहे के चबूतरे बनाते हैं। और अल बुरूनी की यह जो किताब है उसमें इसने लिखा था 1973 में मिली थी और यह उसकी मृत्यु के 1000 साल बाद मिली थी। फिर देखिए मृत सागर क्या है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। यानी कि इसका अगर आप 1 लीटर पानी निकालेंगे तो उसमें 300 ग्राम आपको नमक मिलेगा। ये मृत सागर की एक खासियत है कि अगर आप इस पर आराम से लेट जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आराम से इस पर लेटे हुए दिखेंगे। इसमें आदमी तैरता हमेशा रहता है, आराम से लेट सकता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है दांडी यात्रा क्या है तथा दांडी यात्रा कब हुई। तो अंग्रेज द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने दांडी यात्रा शुरू की थी और यह अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक की एक लंबी घटना थी, एक लंबी यात्रा थी जो अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी और दांडी के समुद्र तट तक हुई थी अहमदाबाद में। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं मिली थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारों तक चली थी। फिर दिया है मलेरिया क्या है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लिस के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। मलेरिया एक कोशिका वाला पैरासाइट यानी परजीवी जिसे कहते हैं, यानी दूसरे पर जो डिपेंड है उससे होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लिस मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। रोनाल्ड रॉस ने पहली बार बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। देखिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कहा गया वो बताया गया रोनाल्ड रॉस के बारे में, यानी कि रोनाल्ड रॉस मलेरिया के बारे में किसने बताया, रोनाल्ड रॉस ने बताया। मलेरिया कैसा होता है, तो यह पैरासाइट यानी कि परजीवी होता है। मलेरिया की इलाज किससे होती है, दवा किससे बनती है, तो सिकोना पेड़ से इसकी इलाज होती है। और यह किसके काटने से होता है, तो यह मादा मच्छर एनाफ्लिस के काटने से होता है। फिर दिया अनीमिया क्या है। अनीमिया या खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होने वाला रोग है जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए। फिर दिया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वह बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। फिर चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था जिसने 1969 में चांद पर पहला कदम रखा था। फिर देखिए ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख, यानी कि लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते हैं, यानी कि लद्दाख में पौधे बहुत कम होते हैं। इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। फिर पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल क्या है, यह लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। पश्मीना शॉल ये मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाता है, इसे बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनाया जाता है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है, यानी इसे मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाता, इसे हाथ से बनाया जाता है और यह बकरी के बालों से बनाया जाता है। जो बकरी ठंडे इलाकों में रहती हैं, ठंडे इलाकों में उनके बाल पतले होते हैं और उन्हीं बालों से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। यह 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। फिर दिया हाउस बोट क्या होता है। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव होती है। इसमें श्रीनगर से आए हुए पर्यटक लोग घूमते हैं, यानी कि यह नाव होती है, इसके अंदर ही सारे व्यवस्था होते हैं, लेटने बैठने उठने खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है, इसलिए इसे हाउस बोट कहा जाता है और यह श्रीनगर में पाया जाता है। फिर है किसानों का मित्र केचुआ।
केचुए जो होते हैं वो ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पीली और पोली हो जाती है, यानी कि उपजाऊ हो जाती है। केचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। फिर है जंगल का अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगलों और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता। यह किस कानून में कहा गया है? तो जंगल का अधिकार कानून 2007 में कहा गया है। तो जंगल का अधिकार कानून कहलाया। फिर है झूम खेती। झूम खेती क्या है? तो मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती में जो झूम खेती होती है यह कहाँ पर होती है? तो मिजोरम में होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं, यानी कि उसकी जुताई नहीं की जाती। इसमें केवल मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को रख दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल को बो दिया जाता है। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाती है तो उसे उखाड़ते नहीं हैं बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं जिससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। और बाँसों को भी इसी तरह करते हैं, बाँसों को काट कर उसी में गिरा देते हैं और उसे वैसे ही छोड़ देते हैं जिससे वह उसी में सड़ जाता है। और हल्का सा उसका केवल जुताई नहीं करते हैं बल्कि उसे ज़मीन को हल्का सा हिला देते हैं और उसी में बीज को बो देते हैं और इसी को झूम खेती कहा जाता है। फिर एक टिन खेती किससे कहते हैं? एक टिन बीज जितने ज़मीन में बोई जाती है उसे एक टिन जमीन कहते हैं तथा इस प्रकार की खेती को टिन खेती कहते हैं। यानी कि एक टिन बीज जितने ज़मीन में बोई जाती है वह ज़मीन क्या कहलाती है? एक टिन जमीन कहलाती है। और इस प्रकार की खेती को एक टिन खेती कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे और लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फिर है स्वाद और पाचन के बारे में। यह सब एनसीईआरटी से टू द टॉपिक उठाया गया है, टू द पॉइंट उठाया गया है। यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसका फर्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर है हमारे पेट का मतलब स्वाद और पाचन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ था, तो वहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है वह पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ईवीएस में, साइंस में, बहुत कुछ, लेकिन जो हमारे पेपर में आने वाला हमें वो पढ़ना है। तो देखिए हमारे पेट का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। इससे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। भारत का सबसे उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत लोग गरीब होते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसकी नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाता है। तो कांच के जार और बोतल को क्यों सुखाया जाता है यह हमारे सीटेट में पूछ चुका है, तो उसकी नमी को ख़त्म करने के लिए। फिर है कुएं और झीलों के सूखने के कारण। तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं। वहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था झीलों में, अब झीलें कम हो गई हैं। पेड़ के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए कुएं और झीलें सूख जा रही हैं। 1986 में जोधपुर और उनके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों का ध्यान आया कि वहां एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहां पानी मिला। इससे जोधपुर और बावली में पानी मिला। कुछ सालों बाद वहां अच्छी वर्षा हुई और बावली के लोग फिर भूल गए, सब कुछ भूल गए। यानी कि कहाँ पर बावली है? तो जोधपुर में बावली है। फिर है आम पापड़ के बारे में। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है और पुकारा जाता है। हिंदी में अमावट कहा जाता है, बंगाली में आम सोटो, असम में आमटा, तेलुगु में मामडी त्रंडा और मराठी में अम्बावड़ी। यानी कि आम पापड़ को अलग अलग भाषा में क्या कहा जाता है? हिंदी में अमावट, बंगाली में आम सोटो, असम में आमटा, तेलुगु में मामडी तंद्रा और मराठी में अम्बावड़ी कहा जाता है। फिर है जैसलमेर। जैसलमेर गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। गड़ीसर झील यह कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी और एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। यानी कि लगातार 9 झीलें थी जिसमें
एक झील भरती थी, फिर दूसरी झील में पानी जाती थी, फिर तीसरी झील में, ऐसे ऐसे 9 झीलें थीं। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार होती है, कभी कभी तो साल में एक भी बार बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा की जाती है। फिर अगला है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। जानवरों का शिकार करना कहाँ मना है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड और राजस्थान के भरतपुर जिले में जानवरों का, वैसे तो जानवरों का शिकार कहीं पर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर, यह आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि उनका शिकार करना मना है। फिर अगला दिया है सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। जंगली जानवरों को, पालतू जानवरों को रख सकते हैं। फिर है बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो पूछा जाता है सूखी लौकी से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बीन, तुम्बा और खजरी। राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर साल में बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है जिसे थार रेगिस्तान कहा जाता है। फिर है माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर माथा है, यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश है। ऐसा पेपर में दिया था कि भारत के उल्टा लटका हुआ कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना। ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। फिर है टूटता तारा, जो उल्कापिंड कहते हैं, को पृथ्वी की वायुमंडल में आते ही जल जाता है, यानी उल्कापिंड जो होता है जिसे आप टूटता तारा कहते हैं, वह पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला कौन सी थी? सुनीता विलियम, जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही थी। इन्होंने अंतरिक्ष में रहने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था और फोटो भी दिया था। इन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में हम लोग तैरते रहते हैं और वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल हमेशा हवा में खड़े होते हैं। फिर दिया है एलपीजी मोम, कोल तार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है। एलपीजी जो गैस है, मोम है, कोल तार है, ग्रीस, ये सब कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर दिया है कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, वह रोटी को दुकान या बेकरी से खरीद कर लाते हैं, यानी कश्मीर के लोग रोटी नहीं बनाते हैं। फिर दिया है कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। तो झारखंड कुड़ुक भाषा कहाँ की है? तो झारखंड की भाषा है। चराव नाच मिजोरम में होती है। चराव नाच कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अगर भूकंप या तूफान या सुनामी आने वाली होती है तो जानवरों को पता चल जाता है। फिर है सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान के खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वहां इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार ये लोग सुनामी से बच गए। यानी जो जानवर होते हैं वह अपने आवाज़ों से, अपने अलग अलग तरीक़ों से, अपने हाव भाव से बता देते हैं कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है या तूफ़ान आने वाला है। तो वहाँ के लोग, अंडमान के जो लोग थे 2004 में, वहाँ पे बहुत बड़ी सुनामी आई थी, तो वो जानवरों के व्यवहार से समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए उन्होंने अंडमान छोड़कर चले गए थे और उनकी जान बच गई थी। फिर है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन जो मछली है, अब हमारे भारत की राष्ट्रीय फिश हो गई गंगा डॉल्फिन, वह अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और आपस में एक दूसरे से बात करती रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा है, यानी कि जानवर जो होते हैं उनकी अपनी अपनी भाषा होती है, यह वैज्ञानिकों का मानना है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली जो होती है वह ठंडी के मौसम में गहरी नींद में चली जाती है और गर्मी में फिर निकल के आ जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो वह उत्तराखंड में। घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं वो कालबेलिया होते हैं, कालबेलिया कहा जाता है उन्हें। फिर है नाग, गुम्फन, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुम्फन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो
सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, सपेरों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। और जो नागिन डांस होता है, जिसे आप नागिन डांस कहते हैं, उसे कालबेलिया डांस कहा जाता है। यानी सांप जैसी मुद्राएं कौन से डांस में की जाती हैं? तो कालबेलिया डांस में की जाती हैं। तुम्बा, खजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। आत्रेयमपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। आत्रेयमपुरम जिला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। बेल्क्रो, बेल्क्रो क्या है? तो बेल्क्रो एक वैज्ञानिक थे जिन्हें जॉर्ज दे मैत्रेसल ने 1948 में बेल्क्रो का निर्माण किया था। बेल्क्रो क्या होता है? जो हमारे बैग और हमारे सैंडल वगैरह में लगा होता है, खुरदरा हिस्सा होता है, पहनने के बाद चिपकाया जाता है और उसे उजाड़ने तो चर्र की आवाज़ आती है। या जो जॉर्ज दे मैत्रेल वैज्ञानिक थे, इन्होंने कांटों को देखकर उनके मन में विचार आया था बेल्क्रो बनाने के लिए। रुकिए मैं आपको बेल्क्रो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक बेल्क्रो है। बेल्क्रो ऐसे दो तरफ से बना होता है, ये इसमें चिपकाया जाता है। इसे लूप और इसे हुक कहते हैं। या इसी में चिपकाया जाता है, इसे बेल्क्रो कहा गया और इसका जो है इसी को बेल्क्रो के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दिया है, पौधे घूम नहीं सकते, एक बार में वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। पौधे के बीज कपड़ों से चिपक कर, पानी में बहकर या पक्षियों के द्वारा दूर दूर तक चले जाते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उससे सोयाबीन के बीज निकलते हैं। सोयाबीन के बीज किससे निकलते हैं? तो सोयाबीन की पकी को पकाने से। फिर दिया है, लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्तियों सब्जियों से मिलता है। फिर दिया, मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। लास्ट दिया टॉपिक है, एल्गी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। यहाँ तक आपके एनसीईआरटी में पूरा संपूर्ण कंपाइलेशन है। इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिए और इसे देख लीजिए तो पूरा ईवीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ईवीएस वन लाइनर फॉर्म में और ऑप्शनल फॉर्म में कराऊंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इन सब के बावजूद मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए। अगर आप 2010 से 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका 100% सीटेड निकल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 2010 से नहीं देख सकते, आपके पास टाइम कम है, तो आप 2015 से 2021 तक का तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।